अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु मुल्क में जेका कोरोना जी सूरत हाल आहे, सिंध जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे, सिंध में अॼु वॾे वज़ीर जी सदारत में इजलास थियो, जंहिंमें अहम फ़ैसिला कया विया। शाम जो 6 वॻे खां पोइ माण्हुनि जे ग़ैर ज़रूरी घरां ॿाहिरि निकिरण ते पाबंदी हई वई आहे। वॾे वज़ीर जो चवणु हो त जेकॾहिं जुमे ताईं सूरत हाल बहितर न थी, ॿीहर इजलास थींदो त वधीक सख़्तु फ़ैसिला करण तरफ़ वञी सघूं था। हिन वक़्तु कोरोना जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त हेल्थ सिस्टम ते दबाव तमामु घणो वधी वियो आहे ऐं इस्पतालनि में मरीज़ जेके आहिनि से तेज़ी सां अची रहिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ इस्पतालनि में एमरजेंसी वारी सूरत हाल आहे। इन हवाले सां पाबंदियुनि खे सख़्तु करण जे फ़ैसिले सां गॾोगॾु इहो पिणु बार बार जेको आहे सो ताक़ीद कई वञे थी त अवाम SOPs ते अमल खे यकीनी बणाइनि, मास्क पाइनि, बार बार पंहिंजा हथ जेके आहिनि से साबुण सां धोइनि, हथनि खे पंहिंजो पाण खे जी सफ़ाई जो ख़्यालु रखनि ऐं समाजी फ़ासिले जो ख़्यालु रखनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में केतिरनि ई मामलनि ते हिक ॿिए सां इख़्तिलाफ़नि जो सिलसिलो जारी आहे। पर जेकॾहिं ॻाल्हि कजे सिंध में तब्दीली जे हवाले सां त वज़ीर आज़म खां वठी वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं गवर्नर सिंध पिणु मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इन तरह जूं स्टेटमेंट्स ॾींदा रहिया आहिनि। वज़ीर आज़म जी सदारत में ताज़ो सिंध जे मामलनि बाबति इजलास थियो, जंहिंमें असद उमर, शाह महमूद क़ुरैशी, गवर्नर सिंध अरबाब रहीम सिधो ॿियनि अॻवाननि शिरकत कई। मुतवक़ा आहे त वज़ीर आज़म अगस्त में सिंध यात्रा कंदो, मुख़्तलिफ़ अॻवाननि सां मुलाक़ातूं कंदो। इन हवाले सां वफ़ाक़ी वज़ीरनि जो चवणु आहे त सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत जो ही आख़िरी साल आहे। 2023 में सिंध मां पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हमेशह जे लाइ ख़तमु थी वेंदी। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि ॿिन्ही मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। इन हवाले सां सभ खां पहिरीं असां हिन वक़्तु ॻाल्हि कंदासीं मुल्क में कोरोना जी वधंदड़ सूरत हाल जे हवाले सां। इन हवाले सां अॼु वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि इजलास पिणु थियो। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे कोविड टेस्टिंग लैब जा इंचार्ज प्रोफेसर सईद खान साहब। सईद साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सही साहब, इस वक्त मुल्क में कोविड के हवाले से क्या सूरत हाल है? हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध ने भी जो इक़दामात, जो फैसले किए, उन पर सख्ती से अमल दरामद करने के हवाले से उन्होंने सख्त हिदायत भी दी। जुम्मे को फिर इजलास होगा, फिर जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। इंडियन डेल्टा वेरिएंट की जो सूरत हाल मुल्क में है वो क्या देख रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मुल्क में कोरोना वायरस की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ चुकी है। पर्टिकुलरली जो डेल्टा वेरिएंट या भारतीय किस्म का वेरिएंट है, इसने काफ़ी पंजे गाड़ लिए हैं और अक्सरियत अब जो नए केसेस की हैं वो सारे के सारे डेल्टा वेरिएंट के हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद दबाव है इस वक्त हॉस्पिटल्स में और तमाम हॉस्पिटल्स तकरीबन भर चुके हैं और मज़ीद जो है मरीज़ों का दाखिला जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है और इसमें नंबर्स में बहुत इजाफा हो रहा है। आवाम ने क्योंकि ईद पे काफ़ी बदएहतियाती की और उन्होंने SOPs पे अमल नहीं किया। अगर यही रविश रही तो खुदा न खास्ता अगले 2 हफ्ते हमारे लिए मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत बरवक्त इक़दामात का फ़ैसला किया है और आज जो मीटिंग हुई है उसमें यही फ़ैसला किया गया जो स्टेक होल्डर्स को साथ मिल के तमाम आवाम को साथ मिला के हमें इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है और फ्राइडे से एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद सख्त इक़दाम उठाए जाएँ, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर हम वक्ती तौर पे लॉकडाउन या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे तो ये वेव जो है बहुत सारे जानों को ले जा सकता है और बहुत सारी अमवात हो सकती हैं। तो वक्ती तौर पे हमें लॉकडाउन की तरफ फौरी तौर पे जाना पड़ेगा और मुस्तक़बिल में हमें वैक्सीनेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा लोग तादाद में वैक्सीन लगाएं। अदरवाइज़ ये नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है और बहुत ज़्यादा जाने जा सकती हैं। तो आवाम को भी चाहिए कि अपना हिस्सा इसमें डालें। हम बार बार ये कहते रहें कि जब तक आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको मास्क लाजमी पहनना चाहिए, समाजी फासले का ख्याल रखना चाहिए और बार बार आप जो बाहर जाते हैं तो हाथ धोने का इंतज़ाम करें, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट बहुत जानलेवा है, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है और ऐसे लोग भी इन्होंने लुक़मा अजल बनाए जो काफ़ी यंग एज में थे और वो ज़्यादा नुकसान उनको पहुँचाया इसने। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके फैलने की जो कंडीशंस हैं वो वही हैं, क्योंकि ये डेल्टा इंडियन वेरिएंट है और ये चौथी वेव है, तो इसके जो निशानियां हैं वो भी सेम ही है या इसमें कुछ फ़र्क है, कुछ डिफरेंस है? ये वही वायरस का तब्दील शुदा किस्म है, इसमें जनियाती तब्दीली आ गई है जिसको हम साइंसी ज़ुबान में म्यूटेशन कहते हैं कि इसने अपनी हैयत थोड़ी सी तब्दील कर दी। तो बहिस्सती मजमूई ये कोरोना वायरस है, लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला हो गया है। जिस तरह इसके ना एक लिहाज से मिसाल हम इसके पंजे निकल आए एक लिहाज से और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है।
और बाकी फैलने का इसका जो तरीका है वही है कि ये सांस के जरिए फैलता है। तो जो बंदा खांसता छींकता है एक जगह पे, करीब जगह पे होगा, तो ये दूसरे बंदे को मुतासिर कर सकता है। और अलामात में भी इसमें थोड़ी सी तब्दीली वक्त के साथ साथ आ रही है कि ये एक मुसलसल तब्दील होने वाला वायरस है। तो अभी जो डेल्टा वेरिएंट के अलामात है वो पिछले वायरस से थोड़े से मुख्तलिफ है, जिसमें मतली का आना या जी मत लाना, पेट का ख़राब होना, ये कुछ अलामात ऐसे हैं जो पिछले से निस्बतन डिफरेंट है, या 2-3 अलामात और हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई ये वही कोरोना वायरस है। और उसी तरह से ये इंसान को इन्फेक्ट करता है और उसके साइंस के निज़ाम को या निज़ाम तनफ़ुस को या फेफड़ों को मुतासर करता हुआ मज़ीद अगर बंदे में कोई कोमॉर्बिडिटी है तो वो ऑर्गन को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, जिस तरह दिल को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अगर लगा ली है, तो अभी अगर जो हॉस्पिटल का स्टेटिस्टिक्स में बताऊं तो 85% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, और बाकी 15% वो लोग हैं जिन्होंने या वैक्सीन सिंगल डोज लगाई है या अभी रिसेंटली उन्होंने वैक्सीन लगाई। तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है वो बहैसियत मजमूई बहुत महफूज हैं। अस्पताल वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैक्सीन की कितनी अफादियत है और कितनी ये मुफीद साबित हो रही है कि हॉस्पिटल वो लोग नहीं जा रहे जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, बहुत कम तादाद में वो लोग जा रहे हैं। 85% या 85% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, तो वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और उनकी बीमारी की शिद्दत में इजाफा है, वो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, खुदा न खास्ता उनकी जान या अमवात भी हो रही हैं। सिर्फ वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई वो काफ़ी महफूज है। डॉक्टर साहब, तो आप कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो उससे कुछ महफूज रह सकते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई नहीं है? कुछ नहीं, बिल्कुल ज़्यादा महफूज हैं। अगर जिन्होंने, जिस मैंने स्टेटिस्टिक्स बताया कि जितने भी हॉस्पिटलाइज लोग हैं उसमें 85% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, और अभी जो अमवात हुई हैं उनमें बहुत कम तादाद ऐसे इक्का दुक्का ही आपको मिलेगी जिन्होंने जो वैक्सीनेटेड थे, और उनमें भी दूसरी कोमॉर्बिडिटी की वजह से उनकी अमवात हुई है। तो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें अमवात ना होने के बराबर हैं, और जितनी अमवात हुई हैं वो अक्सरियत जो है उन्होंने वैक्सीन नहीं लगा दी, जिसकी वजह से कोरोना ने उनको नुकसान पहुंचाया। तो आवाम को चाहिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई वो पहली प्रायोरिटी में वैक्सीन लगा लें, और कोई भी वैक्सीन उनको मैसर हो उसमें ABC का जिक्र नहीं है, जो भी वैक्सीन है सारे के सारे वो मौसर है और महफूज है, उनको वैक्सीन लगानी चाहिए। जब उनकी बारी आए तो फौरी तौर पे वो वैक्सीन लगा लें, और जो भी वैक्सीन मैसर हो वो वैक्सीन वो लगवा लें। गवर्नमेंट ने बिल्कुल मुफ्त इंतज़ाम किया हुआ है, जगह जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं, अमला 24 घंटे अवेलेबल है। तो इस चीज़ को फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते तो सिर्फ आपको नुकसान नहीं है, आपके साथ रहने वालों को, आपके ऑफिस के लोगों को, आपके घर वालों को भी नुकसान है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो ये वायरस आपकी जगह जरिए से दूसरे लोगों को भी मुंतकिल हो सकता है। तो वैक्सीनेशन एक इज्तिमाई ज़रूरियत है और फ़र्ज़ है कि सब लोग इस वक्त वैक्सीन लगा लें, तब जाके हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं, वरना बहुत ख़तरनाक हालात का हमें सामना करना पड़ेगा। और आइंदा 2 हफ्ते जो है मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक देख रहा हूँ। खुदा न खास्ता इसमें बहुत अमवात हो सकती है अगर हम SOPs पे अमल न करें और वैक्सीन न लगाएं। तो और सब एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताइएगा कि क्या वही एहतियाती तदाबीर हैं कि ठंडे मशरूबात से परहेज़ किया जाए, ठंडा पानी ना पिया जाए, या कुछ इस तरह की कुछ हैं चीज़ें? एहतियाती तदाबीर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है मास्क का पहनना है। जो भी बंदा अब घर से बाहर निकले वो लाजमी मास्क पहन लें। मास्क इस तरह है जिस तरह लाइफ जैकेट है, लाइफ सेविंग जैकेट है। जब जहाँ फायर जोन में हम जाते हैं तो वो लाइफ सेविंग जैकेट लाजमी पहननी होनी चाहिए। तो हर जगह वायरस है तो आपको लाजमी ये लाइफ सेविंग जैकेट या लाइफ सेविंग मास्क आपको पहनना चाहिए। ये आपको हर जो है वायरस से बचा सकता है। फिर आप समाजी फासला रखें। जब एक गाड़ी में 5-5, 6-6 लोग बैठेंगे तो वो जब सांस लेंगे तो एक दूसरे को वो वायरस मुतासर कर सकता है, मुंतकिल कर सकता है। तो फासला रखें, और जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाए, सरफेस सतह को हाथ लगाए किसी से, खुदा न खास्ता अगर आप मजबूरी हो हाथ आप मिला लें तो फौरी तौर पर आप अपना हाथ धो लें, ताकि आप अपने फेस को, चेहरे को जब टच करें तो वो वायरस मुंतकिल ना हो। तो ये 3 एहतियाती तदाबीर ऐसी हैं जो बिल्कुल मुअस्सर हैं और वो यूनिवर्सल हैं। मास्क का पहनना, समाजी फासले का ख्याल रखना और बार बार हाथ धोना। अगर ये 3 चीज़ें हम फॉलो करें और हुजूम में जाने से इज्तिनाब करें, शादियों ब्याह में बिल्कुल मना करें कि भाई कोई भी बड़े बड़े तकरीबात में हम नहीं जाएंगे, और मुख्तसर जो है मीटिंग्स वगैरह हैं जो बिल्कुल मुख्तसर हो, जो भी ज़रूरी हो, गैर ज़रूरी घर से भी बाहर ना निकला जाए, और इज्तिमात बाज़ारों से फौरी तौर पे हम इस क़त्ल ताल्लुक़ हो जाएँ, स्पेशली 2-3 हफ्ते के लिए। और गवर्नमेंट भी इस तरफ सोच रही, तो उसमें गवर्नमेंट के जो भी अहकामात है उसको फॉलो करें, ताकि इस वबा पे इज्तिमाई तौर पे काबू पाया जा सकता है। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है कि वो
इसको फॉलो करेगा तो इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है, जब तक पूरा आवाम, पूरा कौम और पूरी जिम्मेदारी हम शहरी इस पे अमल ना करें। डॉक्टर साहब, हेल्थ सिस्टम पे कितना दबाव देख रहे हैं और आवाम में अवेयरनेस के हवाले से क्या देख रहे हैं आप? ज़ाहिर पेशेंट्स भी आते होंगे, तो आपने देखा कि आवाम में कोई आगाही इस हवाले से बहुत ज़्यादा आ चुकी है? हुकूमत अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, मीडिया के जरिए ये आगाही देने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद आवाम का रवैया क्या देख रहे हैं आप? अवाम का एक तबका तो बिल्कुल इससे बिल्कुल आगाह है और वो अमल भी कर रहा है। बाकी अवाम भी आगाह है लेकिन उसको सीरियस नहीं ले रहे। ये नहीं कि किसी को अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस तो इतनी है कि हर टीवी पे, चैनल पे आप, मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, आप मुसलसल प्रोग्राम कर रही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ मीडिया को। और बाकी जो अखबारात हैं, टेलीविज़न है, वो मुसलसल गवर्नमेंट भी अपने व्यूज़ दे रही है, डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, लेकिन आवाम पर्सनल एक्सपीरियंस पे लर्न करती है। खुदा ना खासा किसी घर में कोई वाक़या हो जाए तो उससे लर्न करते हैं, जब तक पड़ोसी में कोई वाक़या उससे नहीं सीखती। तो अगर हम इसको देख लें, इंडिया में कितने मुश्किल हालात रहे, वो हमारे पड़ोसी मुल्क में कितनी तबाही हुई है, तो हमें, हमारे लिए वो काफ़ी था कि वो उससे हम सबक सीखते हैं। खुदा ना खास्ता ये ज़रूरी थोड़ी कि हमारे बहुत सारे अमवात हो तब हम सीखें। तो आवाम के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा ना खास्ता बड़े एक्सपीरियंस से ना सीखे, छोटे अगर उनको इंडिया के हालात या पड़ोसी मुल्क के हालात दिख गए तो उससे सबक सीखना चाहिए और SOPs पे अमल करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस वक्त मरीजों से भरे हुए हैं, मज़ीद गुंजाइश बहुत महदूद है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, आज भी जो मीटिंग हुई है तो CM साहब ने अहकामात जारी किए कि इसमें मज़ीद कैपेसिटी बढ़ाई जाए, लेकिन गवर्नमेंट कितनी कैपेसिटी बढ़ाएगी? अगर 1000 है तो 2000 कर लेगी, 5000 है तो 10,000 कर लेगी, लेकिन मरीज़ अगर लाखों में खुदा न खास्ता हो जाते हैं तो उसको कौन संभालेगा? ये तो अमेरिका जैसा मुल्क भी इसको नहीं संभाल पाया, तो हम तो बिल्कुल एक डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो इसका हल यही है कि मरीज़ को बनने न दिया जाए, नए मरीज़ को रोका जाए कि वो मरीज़ बने ना, या ये वायरस दूसरे लोगों में मुंतकिल ना हो। तमाम लोग सेहतियाब रहें, कुछ देर तक घरों पे अगर रहा जाए और अगर ये सर्जिकल कपड़े का मास्क पहना जाए तो वो उस मास्क से ज़्यादा बेहतर है जो हम वेंटिलेटर पे खुदा न खासा मरीज़ को पहनाते हैं, जिसमें उनको सांस भी बहुत मुश्किल से आती है। तो ये मास्क जो कपड़े का है ये बहुत मतलब आसान है बजाय उस मास्क के जो ऑक्सीजन का होता है या वेंटिलेटर ICU में होता है। तो आवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनको अपना फरीज़ा समझना चाहिए कि अगर वो मास्क पहने तो ये कोई एहसान नहीं कर रहा, ये उसकी फ़र्ज़ है कि ये मास्क पहने और बग़ैर पेनल्टी के पहने, गवर्नमेंट के ताकीद के पहने, ख़ुद इसकी एहसासी ज़िम्मेदारी करे कि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत आगे जाएगा। और ये 2 हफ्ते तो बड़े शदीद मैं देख रहा हूँ, अगर स्ट्रिक्टली हमने SOPs फॉलो नहीं की तो खुदा न खास्ता बहुत तबाही आगे आने वाली है 2 हफ्ते 3 हफ्ते में। और ये इसी वजह से हम काबू कर सकते हैं जब हम SOPs पे अमल करें, अदरवाइज बड़े मुश्किल हालात से हमें दरपेश होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, किस उम्र के जो लोग हैं इस वायरस से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं या उम्र की कोई क़ैद नहीं है? डेल्टा वेरिएंट वो वायरस है जो बच्चों से लेके उम्र रसीदा लोगों को मुतासिर कर रहा है। इसमें बच्चों भी अभी इन्होंने इफेक्ट करना शुरू किया क्योंकि ये वेरिएंट चेंज होता रहता है। उनमें अलामात निस्बतन कम होती है और हल्की होती है। खुदा न खासा डेथ्स भी इतनी ज़्यादा अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। उम्र रसीदा लोग में ज़्यादा मतलब इनके अलामात ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी यंग एज में भी काफ़ी डेथ्स और इफेक्ट हुआ है। काफ़ी लोग मुतासिर हो जो 30s में हैं, इवन 20s में भी लोग देखे गए जिनको इसने मुतासिर किया है और वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो मास्क एक ऐसा हथियार है जो इस वायरस के अगेंस्ट हम फौरी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और मुस्तकबिल में हमें वैक्सीनेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। 2 चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है कि हम मास्क और वैक्सीनेशन का भरपूर इस्तेमाल करके इस मौजी मरज़ पे काबू पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम हमें दिया। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से प्रोफेसर सईद खान साहब जी ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी। कोविड ही जो इंडियन वेरिएंट वायरस है इन तॾहिं ही बची सघिजे थो जॾहिं SOPs ते मुकम्मल अमल के यकीनी बनायो वञे, समाजी विथी रखिजे, मास्क जो इस्तेमाल यकीनी बनायो वञे ऐं जिन माण्हुनि वैक्सीनेशन कराई है उहे इन मुकम्मल तौर ते न पर उहे इन घट में घट मुतासिर थिया आहिनि। प्रोग्राम के सिलसिले के जारी रखंदासीं। वक्त है मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि सिंध जे मामलनि ते इजलास जे हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर अॻवान सेनेटर ताज हैदर साहब ऐं हुन सां गॾोगॾु PTI सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब असां सां गॾु आहिनि। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। ताज साहब, क्या कहेंगे, इस वक्त बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर वफाक और सूबे को मिल बैठकर काम करने की जरूरत है ताकि आवाम को कुछ डिलीवर किया जा सके। भाई जो चाहे कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, लेकिन देखना ये है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो सुन को इतना आसान समझते हैं कि सुन उनकी हद करेगा तो गलती हो जाती है। और सीधी सी बात है, जो भी नहीं है उसके हिसाब से करना, और उसमें झगड़े की क्या बात। तासब थोड़ा सा अगर आप लाउडली बात करें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि झगड़े की जरूरत क्या है। आप जो भी आईन है, आईन के मुताबिक काम करें तो उसमें झगड़ा नहीं होगा। अब हम तो ये है कि भाई जो हमारे साथ ज्यादती होती है उसको हम कहते हैं कि भाई ये ज्यादती मत करो, तो वो बजाय इसके कि उस ज्यादती को दूर करें, वो आप कह रहे हैं कि नहीं हम सिंध को जीत लेंगे। लेकिन ये कि सिंध में उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, मैंने देखा है कि अभी जो परसों इंतखाबात हुए हैं कश्मीर के जी, तो उसमें उनका एक वोट आया है सक्खर में उनका एक वोट था। तो और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये एक आदमी कौन था। हमारे 51 थे, वो 51 उनका 1 था। तो आई एम वेरी वरीड कि हुई दिस 1 पर्सन के जिसने उनको वोट दिया। अगर सिंध में ऐसे भी लोग हैं कि जिनको वोट दे, ये तो बड़ी खतरे की बात। बिलाल साहब क्या कहेंगे? ताज साहब ने तो कहा कि आईनी हवाले से अगर ऐसा हो सकता है तो जरूर कोशिश की जाए। तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वो आईनी इकदाम उठाएगी जो आईन इजाजत देती है कि ताकि जो सिंध के जो अवाम है, जो 14 साल से जो नालायकियां और नाकाम हुकूमत चल रही है, तो अब जो आपने कश्मीर का भी रिजल्ट देखा, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है। तो अब वो इंशाल्लाह ताला अब अगला जो हमारा जो हदफ है वो सिंध है, और उसके लिए हमारी जो सिंध स्ट्रेटजी की जो मीटिंग है उसमें हमने डिफरेंट ऑप्शंस पे डिस्कशन किया है, और हमारा ये इत्तेफाक है कि कोई भी गैर आईनी इकदाम जो है वो हम नहीं उठाएंगे। सिंध की जो हुकूमत है जो नाकाम हो चुकी है, सिंध की आवाम भी अब तब्दीली चाहती है। तो हम समझते हैं कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनरोड बनाने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन जो सिंध वो आप कह लें वो जगह है, वो धरती है जहाँ पे लोग अब तब्दीली की ख्वाहिशमंद है। आप पूरे सिंध में देख लें, मुझे एक शहर तो छोड़ें, एक टाउन या डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ें, मुझे एक यूसी बता दें, मॉडल यूसी जहाँ पे पीने को पानी हो या वहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज हो, तालीम की फैसिलिटीज हो। इसी सिलसिले में हमने कल सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की है, और हमने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट किया है कि वो सिंध हुकूमत को पाबंद करे कि आर्टिकल 140A के थ्रू जो है वो बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो सिंध में कराए जाए। इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन कराने का, लेकिन सिंध हुकूमत जो है उसका जो एक अहम रोल होता है इलेक्शन कंडक्ट कराने में। अभी तक आप देख लें, केपी में देख लें या दूसरे प्रोविंसेस में देख लें, वहाँ रिवाइज बिल पास हो गया, डिलिमिटेशन हो गई है, लेकिन सिंध में अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये सिंध हुकूमत जो है कोई बल्दियाती इलेक्शंस कराने के लिए तैयार नहीं है, ना वो कोई सीरियस नजर आ रही है। मुख्तलिफ किस्म के बहाने हैं, मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्यूजेज हैं जिसके पीछे वो छुपती हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो सिंध के जो मसाइल हैं उसका वाहिद हल यह है कि एम्पावर्ड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बल्दियाती निज़ाम जब तक आपके टाउन यूसी लेवल तक फंड्स की मुंतकिली नहीं होगी, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तब तक सिंध की आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। ताज साहब, बिलाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सिंध के मसाइल के हल न करने के हवाले से पीपुल्स पार्टी पे बड़ी तनकीद की जाती है। बिजली का मसला भी सिंध में है, ये क्या पीपुल्स पार्टी हल कर सकती है? पानी का मसला है जिसपे सूबा सिंध हमेशा शिकायत करता रहता है, गैस की लोड शेडिंग का मामला है, फंड्स का मामला है, सेंसस का मामला है, ये तमाम तर इशू क्या अकेले सूबा सिंध हल कर सकता है या इसके लिए वफाक की मदद की जरूरत नहीं है? ये वही आईन की बात है कि गैस का जो मसला है, अगर वो आर्टिकल 158 के तहत हमें जो गैस निकाल रहे हैं वो दे दी जाए तो गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। जी,
या ये कि सिंध तो खैर बहुत खराब है और हमने तो बर्बाद कर दिया है और ये है, लेकिन उस बर्बाद जगह में यहाँ इतना जुल्म हो रहा है, सारे मुल्क से लोग चले आ रहे हैं और यहाँ आके यहाँ के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम इतने बुरे हैं तो भाई क्यों आते हो? और फिर वो गिने भी नहीं जाते। अभी मेरी किताब छप के आई है, उसमें कोई 30% की कमी है जो गिनती हुई है उसके अंदर। अब आपने कहा है कि हम फिर से कराएंगे मरदमशुमारी। 5 अरब आपने बजट के अंदर रखे हैं उस मरदमशुमारी के लिए। पिछली जो मुतनाज़िया मरदमशुमारी थी उसको 17 अरब। तासब सेंसस के हवाले से बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसकी वजह से कोई 30% अगर हमारी आबादी, हमारे लोग गिने नहीं गए, मतलब जानवर तक गिने जाते हैं ना, हम नहीं गिने जाते। तो अगर ये सूरत हाल है तो कर लें कोशिश जो भी है। तो इंतखाबात में मैं मुजफ्फराबाद में था और पार्टी का सेंट्रल इलेक्शन सेल का मैं सरबराह हूँ और मैंने सुबह से शाम तक कोई 40 शिकायतें की, एक जवाब भी नहीं आया, ना कोई एक्शन लिया गया। 4 बजे हमसे कहा गया कि साहब अब हम आपकी शिकायतें नहीं लेंगे। और उसके बाद से ये हुआ कि शाम को मैं रात को टीवी देख रहा था तो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे कि हमें कोई शिकायत ही मौसूल नहीं हुई। हालांकि मेरे दस्तखत की शिकायतें जो तो सारे सोशल मीडिया पे भी ढूंढ रही थी। हमारे पास उनकी वकीलें हैं, हमारे पास वीडियो हैं। बहरहाल वो 25 सीटें उन्होंने ली हैं, वो 250 सीटें भी ले सकते हैं। जी बिलाल साहब, ताज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कश्मीर की आवाम ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट किया है और मैं ये मैं जरा ताज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मिला है हर जगह और मुझे ताज हैदर साहब बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब कोई इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN जीतती है तो ये इलेक्शन को क्लियर और ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। जब इनकी हार होती है तो ये सवालिया निशान उठा देते हैं, लेटर भी लिख दिए जाते हैं। सबको पता है कि कराची के NA 249 में क्या हुआ या दूसरी जगह पे क्या हुआ। यहाँ पे जो जितने सर्वे गैलप का सर्वे उठा ले या कितने भी इंडिपेंडेंट सर्वे थे, उसमें क्लियर कट मेजोरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आ रही थी। और इसके साथ साथ जो मकबूल तरीन लीडर जो कश्मीरी अवाम के हैं वो इमरान खान साहब हैं। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो रह नहीं रही कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो या शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की हो। अब तो ये जरदारी लीग और उनके फ्रंटमैन की है। 3 से 4 लोग हैं जो हुकूमत चलाते हैं और उन्हीं की चलती है। आप मुझे गवर्नेंस का बताए ना, छोटे सा मैंने एग्जाम्पल है ना, मैंने सोशल मीडिया और हर जगह मैंने ये शेयर किया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के अंडर में आता है और उसके लोकल बॉडी मिनिस्टर के अंडर में आता है, इस बार कराची में ये कचरा भी नहीं उठा सके। जो कुर्बानी की अलाइशें हैं उसका कोई है ना ठिकाना नहीं कर सके। फंड्स इनको पास रिलीज हुए। रेन इमरजेंसी का बताएं कि हमने तो 3 जो बड़े नाले थे उसमें NDMA के थ्रू हमने अपने 3 नाले सफाई करवा ली, 35 अरब रुपए जारी कर दिए, वो खर्च हो गए। जिसके औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला और आपका गुजर नाला, जो बाकी 41 नाले और जो छोटे जो दूसरे नाले थे वो जो सिंध हुकूमत ने साफ करने थे क्लिक के प्रोजेक्ट से या स्वीप के प्रोजेक्ट के, जिसकी फंडिंग आपको ADB या वर्ल्ड बैंक या दूसरे इंटरनेशनल इदारे देते हैं, वो तो अपना काम करते नहीं है। यानी इनके पास फंडिंग भी है, रिसोर्सेज भी है, लेकिन किस चीज की कमी है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है, इनके पास एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी नहीं है। हम अब आप मुझे बताएं कि ये सिंध के अवाम को, कराची के अवाम को बताएं कि इन्होंने रेन इमरजेंसी के लिए क्या किया। आपने देखा थोड़ी सी बारिश हुई और कराची के सड़कों पे पानी, बिलाल साहब वो पानी साफ भी हो गया, वो पानी काफी जगह पे मैं कल अपने हल्के में मैंने कल शाम की अपनी वीडियो दिखाई थी, ईद के 5वें दिन की वीडियो मैंने दिखाई कि अभी तक वहां पे कुर्बानी की अलाइशें पड़ी हुई हैं। ये पूरे सोशल मीडिया, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेरी वीडियो ये सर्कुलेट हुई है और वहां पे कचरे के ढेर पड़े हुए, गंदगी है और वहां पे मुझे बड़ा खदशा है कि वहां पे बीमारियां फैल रही हैं। ये बिल्कुल जहां आपका सिंध टीवी का जो ऑफिस है उससे ये तकरीबन आप समझ ले 500 मीटर दूर जो नाला है, ये उस नाले की मैंने है ना वीडियो भेजी थी। ये है ना आपके भी चैनल ने दिखाई थी और भी दूसरे चैनल ने दिखाई थी।
ये मैं मेन शारा फैसल के जो अंदरूनी नाला जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहां पे जो कचरा कुंडी बनी हुई है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। बात ये है ना, आप मुझे बात बताएं कि ना इन्होंने कराची में 14 साल में 14 बसें दी कराची में, वो 10,000 बसें आनी थी, एक बस नहीं आई। ना एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिंध का इम्प्रूव हुआ, हालांकि इन्होंने एक बार नहीं कई बार एजुकेशन इमरजेंसी अनाउंस किया। ना पानी की फैसिलिटीज मिली, ना सीवरेज का निजाम है। आपका जो ड्रॉप आउट रेशियो है सिंध में तमाम सूबों से ज्यादा है। जो स्टूडेंट्स की जो कैपेबिलिटी है जो प्राइमरी या सेकेंडरी स्टूडेंट्स की, वो सबसे कम है चारों सूबों में। ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये वो नंबर्स हैं जो एक आजाद इदारे देते हैं। तो ये तो 14 साल में इन्होंने इनका मैं जरा ताज साहब का मौके और गवर्नेंस का कोई नाम ही नहीं है ना। और अब दूसरी बात आप देखें, जो फेक अकाउंट केस में इन्होंने पेंशन का है, बीच स्कैंडल है या दूसरी चीज आ रही है, आप मुझे बताएं ना कि जो आपका 2020-21 का मालियाती साल खत्म हुआ है, उसमें वो डेवलपमेंट फंड खर्च नहीं कर सके। इनको तकरीबन 282 अरब रुपए खर्च करने थे, खर्च किए 160 अरब रुपए, और वफाक ने अपना पूरा शेयर दिया। या इनके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं किसी को जवाब नहीं देता, और इनके जो है वो सीनियर सियासतदान कहते हैं कि इल्जामात लगते रहते हैं। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, ना ये आवाम को जवाब दे हैं, ना सिंध असेंबली में जवाब दे हैं, ना ये किसी और को जवाब दें। तो फिर तो है ना ये सूबे का ये हाल होना ही है ना। 3 सालों में इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल हुई है, बिजली की हालत आप देखें, गैस की लोड शेडिंग की हालत देखें, महंगाई की देखें, बेरोजगारी की देखें, क्या इसमें भी सिंध हुकूमत का कसूर है या वफाक इससे बिल्कुल बरी जिम्मा है? ये 4 चीजें आपने कही जी। बिजली जी, बिजली सिंध हुकूमत नहीं देखती, वफाक देखता है। बिल्कुल। गैस भी सिंध हुकूमत नहीं देखती, वफाक देता है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी की सारी वफाक की पॉलिसियों की वजह से, और सारे पाकिस्तान में जो हालत है इसकी वजह से बेरोजगार में वो सिंध में आ रहे हैं और हमेशा से आ रहे हैं, और अब उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। और सिंधी तो कहीं नहीं जा रहे जी, मतलब वहां पे हम लाहौर में नौकरी लेने नहीं जाते, हम पेशावर में नौकरी लेने नहीं जाते, हम इस्लामाबाद में नौकरी लेने नहीं जाते, वहां से लोग जो हैं वो चले आते हैं। अब ये अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के कि जहाँ खराबी है वहां आ रहे हैं, जहाँ अच्छाई है उस जगह पर छोड़ रहे हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। आज सिंध हुकूमत ने अपने वेबसाइट पे नंबर्स फाइनलाइज किए हैं। इस जो 2020-21 जो है, जो इनके बजट एस्टिमेट्स थे उससे ज्यादा वफाक ने इनको पैसे दिए हैं। ये सिंध की वेबसाइट पर आप जाके देख लें। नंबर 1 तो ये जो एनएफसी का जो रोना धोना होता है अब ये नहीं चलेगा। जो स्टेट 717 अरब रुपए इनको ये एक्सपेक्ट कर रहे थे रिवाइज एस्टिमेट्स में, और इनको 723 अरब रुपए मिले हैं पूरे मालियाती साल में वफाक की तरफ से। दूसरा, गैस का आपने कहा, देखें गैस में एक नेचुरल जो आपका प्रोडक्शन में है डिक्लाइन है आपकी गैस फील्ड से, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल से कोई नई गैस की डिस्कवरी नहीं हुई, तो आपके जो रिजर्व्स है वो डिक्लाइनिंग में है, और अब हमें एलएनजी पे और दूसरे एवेन्यूज पे जाना पड़ रहा है। जो माजी की जो गलत पॉलिसीज थी, जो महंगे जो आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं आईपीपीज के साथ, बिजली घरों के साथ, उसका है ना हमें भुगतना पड़ रहा है। अब हमने आईपीपीज के साथ रिवाइज एग्रीमेंट्स किए हैं, जिससे तकरीबन अगले 10 से 15 सालों में पाकिस्तान की को अरबों रुपए का फायदा होगा, जो हमने इनके साथ रिवाइज एग्रीमेंट्स किए हैं। जो वो एग्रीमेंट्स के कैपेसिटी पेमेंट्स के आप बिजली घरों से बिजली ले या ना ले, उनको आपको माहाना पैसे देने हैं, ये वो एग्रीमेंट्स थे जिसकी वजह से आपकी बिजली महंगी हो गई। जो कैपेसिटी पेमेंट्स 600 अरब रुपए के थे साल के, वो आज 1500 अरब रुपए से ज्यादा हो गए, विच ट्रांसलेट्स इनटू 12 रुपए पर यूनिट। यानी आप बिजली ले या ना ले, आपको 12 रुपए पर यूनिट आपको कंज्यूमर को चार्ज करना है। ये वो मुआहदे हैं जो पिछली हुकूमतों ने करके गए हैं। अब जो आरएलएनजी है, और मैं समझता हूं कि आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट पे जाना पड़ेगा, एलएनजी को गैस में शुमार करना पड़ेगा, ताकि तमाम सूबों को गैस की जो सप्लाई हो वो इक्वल बेसिस पे मिले। दूसरी बात आपने कहा कि बेरोजगारी, और दूसरी की बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो साल खत्म हुआ है इसमें पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो हुआ है वो रिकॉर्ड
हिस्टोरिकल हिस्ट्री में इतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ जितना इस साल हुआ है। आपका रेमिटेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा नंबर, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2007 के बाद सबसे बड़ा नंबर, आपका जो फॉरेन रिजर्व्स है अभी आपके 26 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नंबर है। आप हर इंडस्ट्री का देख लें वहां पे एक्सपेंशन पे जा रही है। जब इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन पे जाते हैं तो आपके जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आती हैं और आपके एम्प्लॉयमेंट के मौके आते हैं। तो ये कहना कि इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की तबाह हो गई, बिल्कुल दरअसल गलत है। और जो लोग मनफी जीडीपी ग्रोथ की बात करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम 4.5% की जीडीपी ग्रोथ पे हम आ गए और हम अगले 2 साल में 5.5-6% की जीडीपी ग्रोथ अचीव कर लेंगे। जहां तक आपने महंगाई की बात की, तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है। आप पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस देख लें, आप कमोडिटीज का फ्रेट के रेट देख लें कि 2 साल पहले क्या रेट्स थे और ये थे। क्योंकि हम ज्यादातर खाने पीने की चीजें जो है वो इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस में चीजें महंगी हो गई हैं, तो हमको है ना ये चीजें महंगी पड़ गई। हम टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू, ताकि गरीब आवाम को जो है बिलाल साहब ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। ताज साहब गुफ्तगू आपने सुनी, 3 साल गुजर चुके हैं, बाकी जो अरसा बचा है उसके बाद आप क्या सूरत हाल देखते हैं कि अवाम या मुल्क की सूरत हाल का किस नहज पे खड़ी हुई होगी? नहीं, इम्पोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं जी। प्रोडक्शन जो है वो देखिए हमारा बिल्कुल ही एक अलग फलसफा है कि हम पब्लिक सेक्टर को समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो है वो इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। अब मुस्लिम लीग है या इनकी पार्टी है वो प्राइवेट सेक्टर को समझती है। ये जीडीपी जो है वो मुनाफे पे लगाते हैं कि जी बैंकों का मुनाफा इतना बढ़ गया, कॉरपोरेशनों का, एलीट का इतना बढ़ गया। हम इस पे लगाते हैं वेजेस के ऊपर। ये बिल्कुल 2 अलग अलग सिस्टम है। और इस सिस्टम के अंदर जो सरमायादार है, जो एलीट है, उसका फायदा होता है। दूसरे सिस्टम के अंदर जो है गरीब का फायदा होता है। तो ये अमीर गरीब की जंग है, ये हमेशा से चल रही है। और इस वक्त जाहिर है कि अमीर जो है वो अमीर तर हो गए, वो गरीब गरीब तर हो गए। और इसकी वजह से गरीब की अगर परचेजिंग पावर नहीं रहेगी तो ग्रोथ नहीं हो सकती माशरे में। अगर ये इनकम गैप कम नहीं होगा तो जो इक्तिसादी ग्रोथ है वो नहीं हो सकती मुल्क के अंदर। 1 करोड़ आदमी आपके मुल्क का इस वक्त बाहर है और ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है कि मुल्क के अंदर रोजगार नहीं है, इसलिए लोग वतन को छोड़ के अपने बीवी बच्चों को, घर वालों को छोड़ के वो बेचारे बाहर मारे मारे फिर रहे हैं। और ये इस हद तक है कि चले दूसरे सूबों से कुछ सिंध आ जाते हैं, कुछ फिर सिंध से आगे निकल के अपनी जान हथेली पे रखे गैर कानूनी तौर पे कितने हमारे रास्ते में फंस जाते हैं। तो ये इंसानी अलमिया है। हम जो है वो डॉलर गिने जा रहे हैं कि अच्छा इतने डॉलर आ गए, डॉलर आ गए। यही 1 करोड़ आदमी अगर इनके लिए रोजगार मुल्क में पैदा हो तो ये मुल्क की प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ जा सकती है और हमारी एक्सपोर्ट से कहाँ जा सकती है। एक्सपोर्ट जरूर 2013 में जितनी एक्सपोर्ट थी उस लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन ये कि इंपोर्ट कहाँ है और ट्रेड गैप कितना बड़ा है। और इकोनॉमी जो पहले प्रोड्यूसर के हाथ में थी वो पहले इंपोर्टर के हाथ में गई कि ग़िज़ाई अशिया तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब स्मगलर के हाथ के मार्केट हमारे जो है स्मगल्ड गुड्स से भरे हुए हैं सारे। माफिया 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 थक गया आदमी सुन सुन के। कभी कोई एक्शन माफिया के एक फर्द के खिलाफ नहीं। और ये चीजें एक्शन से ठीक नहीं होती। ये चीजें जो हैं एक्शन के साथ साथ आपको इकोनॉमिक पॉलिसी भी बनानी पड़ती है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ये है कि हम सोशलिस्ट हैं, हम उसको पब्लिक सेक्टर को देते हैं और तब भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा है थरकोल का, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इत्तेफाक की बात कि मेरे भाई असद उमर साहब वो उस वक्त एनग्रो के चीफ थे और यही पब्लिक प्राइवेट का जो मंसूबा सिंध हुकूमत ने शुरू किया था उस पर असद उमर साहब से गुस्सा। बाद में खैर वो छोड़ के और सियासत के अंदर चले गए। लेकिन उनको पता है कि ये चीज किस तरीके से चलती है।
अब आप सरमायादारों के हाथ में पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। 40 साल से ये कर रहे हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर इज द इंजन ऑफ ग्रोथ, और हम गिरती जा रही है हमारी हालत। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 1 करोड़ पाकिस्तानी अपना वतन छोड़ने से और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने से, ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। मुझ पे इंसानी ये माशी वजह से नहीं, लेकिन सियासी वजह से मेरा घर जो था बर्बाद हुआ और बच्चियां मेरी बाहर चली गई। और मुझे पता है कि कितना अलमिया कितना गुजरता है, जो लोग अपने बच्चों से जुड़ा है उनके ऊपर क्या गुजरती है। और आज अगर इतनी बड़ी तादाद में, और बड़ी बात यह कि हम सिर्फ डॉलर गिन रहे हैं कि जी वहां से इतने डॉलर आए। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, ये मुल्क तबाह हो गया, फैमिलीज 1 करोड़ तबाह हो गई, आप डॉलर गिन रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपनी पॉलिसी को ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि हम मेहनत नहीं कर सकते, हम कह रहे हैं कि जी बाहर से इतने डॉलर आ गए। तो ये चीजें जो है इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती, इस तरीके से सस्टेन नहीं करती। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।